प्रिंसिपल मैडम, अन्य टीचर्स स्टाफ और मेरे समाज व देश के बहुत से छात्र और छात्राओं, मैं आपके सम्मुख अभी आपकी वार्षिक परीक्षा जो आ रही है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं बच्चों के साथ में। जब भी उनके एग्ज़ाम का समय आता है, उसी उद्देश्य से मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको इस परीक्षा में आपके मन को मोटिवेशन करने के लिए, उत्साहवर्धक करने के लिए आपके पास में जो है उपस्थित हुआ हूँ। मैं आस्कर रणवा बहरुमपुरा निवासी हूँ और मैं ITBP सूबेदार मेजर की ड्यूटी पर कार्यरत हूँ। देखिए, सबसे पहले परिचय हो गया, मैं आपका परिचय अभी जो है किसी भी विद्यालय में या समाज में डिसिप्लिन एक पहली कड़ी है जिससे उस जगह का, उस समाज का, उस देश का परिचय मिलता है कि आपका अनुशासन कैसा है। अनुशासन आप जो है घर में भी रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, टॉयलेट जाते हैं, आते हैं, कैसे आपके माता पिता के साथ आप व्यवहार करते हैं, और विद्यालय में आते हैं कैसे बस्ता तैयार करते हैं, आते हैं टीचर के साथ में कैसा फर्स्टली जो है गुड मॉर्निंग प्रणाम जो है सब करते हैं। वो सारा चीज़ें क्या आता है, डिसिप्लिन के अंदर आता है। तो डिसिप्लिन आपका उच्च होगा तो आपके विचार भी उच्च होंगे और आपका विद्यालय का नाम भी उच्च होगा। और जो टीचर्स आपके साथ में मेहनत कराते हैं, आपके भविष्य के लिए कराते हैं। देखो, पहला गुरु आपके माता पिता हैं जो आपको अपने और पराये का ज्ञान कराते हैं। लेकिन जो सेकंड जो गुरु है, जो शिक्षक हैं, आपके अध्यापक हैं, जो आपको पूरे संसार का नॉलेज कराते हैं। और आपका केवल उद्देश्य है कि हमारे समाज की आध्यात्मिक व्यवस्था है जिसमें 4 आश्रम बांटे, और कलयुग के अंदर 100 साल की उम्र एक व्यक्ति की बताई है। अगर किसी को बिना टेंशन के जी रहा हो, अपना भार, पूरी पृथ्वी का भार अपने सिर पर ना हो, पूरा परिवार का बोझ अपने सिर पर ना ले रहा हो, टेंशन नहीं रखता हो, तो वो निश्चित ही 100 साल तक जीता है। तो पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम जो 1 साल से लेकर के 25 साल तक है। उस ब्रह्मचर्य आश्रम में केवल और केवल आपको पढ़ाई का काम है। आपको बाकी किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आपने अपना भविष्य सुधारने के लिए आपको पढ़ाई करना है और पढ़ाई में ध्यान देना है। जो गुरुजन आप लोगों को बताते हैं उसके ऊपर अमल करना है, उसके ऊपर विचार करना है और उसकी आपको तैयारी करनी है। और जो बात समझ में नहीं आती तो वो बात इनसे पूछ करके आप अपने उज्जवल भविष्य के, देखो सबसे बड़ा अगर कोई दान है वो विद्या दान है। इसकी कोई चोरी नहीं कर सकता है। आप संसार के किसी भी कोने में हो, आपके पास में विद्या है तो आप सभी वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाकर के अपना कारोबार कर सकते हैं। बस शर्त है कि आपकी भी ज्ञान हो, आपके पास विद्या हो, और सभी चीज़ों का बंटवारा हो जाता है। लेकिन इस विद्या का बंटवारा नहीं होता है। माता पिता अपनी हैसियत के अनुसार सभी बच्चों को शिक्षा देते हैं और दिलवाते हैं, लेकिन बच्चे का कार्य है कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करे और शिक्षा ग्रहण करके अपने पैरों पर खड़ा हो और अपने माता पिता की आर्थिक व्यवस्था में सहयोगी भागी बने। दूसरा आश्रम आता है गृहस्थ आश्रम, 26 साल से 50 साल तक। उसमें आप जो है, ये भी हमारा एक नियम है, अगर हम पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो गृहस्थी जीवन इस संसार का या इस देश का सबसे अच्छा गृहस्थी जीवन है। क्यों? इस गृहस्थी जीवन के ऊपर सब लोग आश्रित हैं। सरकार भी गृहस्थी जीवन पर आश्रित है, साधु संत भी इस पर है, और जो मांगने वाले भिखारी वगैरह हुए हैं वो सब भी गृहस्थ आश्रम पर। क्योंकि आपके गृहस्थ में आपने देखा होगा कि कोई न कोई मांगने वाला चला रहता है, कोई किसी प्रकार का चला रहता है, कोई स्कूल के काम से चला होता है, कोई किसी कार्य से चला होता है, कोई सरकारी योजना के लिए चला रहता है। तो एक गृहस्थी जीवन में
और गृहस्थी जीवन को अच्छी तरह से पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। इसका अगर पालन कर लिया तो आपका मनुष्य जीवन है, जो आपका मनुष्य जन्म हुआ है वो सफल होता है। तीसरा आश्रम आता है वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें 51 साल से 75 साल तक का है। जैसे अभी हम हैं, कुछ मैम भी होंगे। 50 साल के बाद में आदमी का कर्तव्य बनता है, हमारा अध्यात्म ये बोलता है, हमारे जो भारतीय संस्कृति है, संस्कार हैं, वो ये कहते हैं कि आप जो है गृहस्थ आश्रम में आपने अपने बच्चों का पालन पोषण कर दिया, उनको बढ़ा दिया, लिखा दिया, उनकी शादी विवाह कर दिया आपने। उसके उपरांत आपका जो गृहस्थी जीवन का जो कर्तव्य होता है वो पूरा कर। तो वो कर्तव्य पूरा करने के बाद में आपकी एक और ड्यूटी भी बनती है कि आप समाज का कुछ कार्य भी करें। भाई अपने बच्चों के लिए तो आपने किया, जो आपका आश्रम था उसके अंदर किया, लेकिन समाज का कार्य हम कब करेंगे? और समाज किसका? आप और सबको मिल करके है। तो आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए जो है चिंतित होना, उसके आने वाले भविष्य के लिए उनकी सुख सुविधाओं की व्यवस्था करना, ये वानप्रस्थ आश्रम में है। भले ही आप अपने परिवार के साथ जुड़े रहिए, लेकिन जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं और डॉक्टर फीस लेता है, तब आपको ट्रीटमेंट लिखता है ना, वैसे ही माता पिता को भी अपने बच्चों को फ्री में जो है सलाह नहीं देनी चाहिए। अगर आप किसी आदमी को फ्री में सलाह दोगे तो उसका उतना असर नहीं होगा जितना आप फीस दे करके करते हैं। सरकारी आप चिकित्सालय में जाते हैं, फ्री की दवाई में आपका जो है मानसिकता, साइकोलॉजी इस प्रकार की रहती है। और सरकारी दवाई ऐसे ही, जब हम पैसे से खरीदते हैं तो ऑटोमेटिक आपके मन में ये स्वभाव बन जाता है, ये आता है कि हाँ पैसा दिया, अच्छी दवाई है और आपको आराम आता है। तो ये साइकोलॉजी भी हमें चेंज करनी है ना। तो बच्चों को फ्री में एडवाइस नहीं दें, उनसे भी अपना जो है अपॉइंटमेंट लें और उनको जो पूछते हैं फीस लेकर के उनको अच्छी सलाह दें और समाज का कार्य भी करें। ये हमारी व्यवस्था थी पुरानी, जिससे समाज चलता था। और बड़ी दुख की बात है, इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बाद, इतना शिक्षित होने के बाद हमारा समाज किस कदर नीचे दलदल में घंसता जा रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर मैं किसी बच्चे को खड़ा करूं, क्या वो दादा और अपने परदादा का नाम बता सकता है? कोई भी छात्र 9वीं क्लास का एक छात्र खड़ा होकर के अपना पूरा एड्रेस बताए मुझे कि मैं फलाना 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 और फलानी जगह का रहने वाला हूँ, कोई भी लड़का बता सकता है? वहीं खड़े होकर कोई बता सकता है अच्छी तरह से एड्रेस? मेरा नाम अनिल पचार है, मेरे पिताजी का नाम श्रीमान सलाम पचार है, मेरे दादाजी का नाम। इस तरह से कम से कम 4 पीढ़ियों का बंदे को पता होना चाहिए कि मेरे पिताजी कौन है और मेरे पिताजी के पिताजी कौन है, उनके पिताजी कौन है, दादा है ने आपका परदादा। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। अभी कोई भी विद्यार्थी, मुझे ये है कि मैंने आपको चिट्ठी लिखनी है, तो मैं आपको चिट्ठी लिखूं तो आपका एड्रेस क्या होगा यहाँ का? कोई भी छात्र बता सकता है? आपको एड्रेस, आपको चिट्ठी आएगी, आपके मतलब दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, तो आपको ये भी तो मोबाइल ज़्यादा सिस्टम हो गया, अभी चिट्ठी की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी जैसे आपके घर में जो है सार्वजनिक नल की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है और किसी चीज़ की व्यवस्था है, उसमें खराबी आ जाती है, तो आप सरकारी तंत्र को एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे या आपको उसका इंटाइटल ऊपर क्या होगा? ये कोई जानता है बच्चा कोई भी कि मेरे घर में ये बिजली थी, इसका कनेक्शन में खराबी आ गई, कृपया फलाना फलाना आदमी आकर के मेरी इस असुविधा को सुविधा रूप जो है बनाने का कष्ट करें। जैसे आप मान लो अभी पढ़ रहे हैं और आपके घर में कोई बहुत ज़रूरी कार्य है, पढ़ रहे हैं या किसी शादी में जाना है, तो आप प्रिंसिपल मैम को चिट्ठी किस प्रकार के लिखेंगे? एक प्रांत में तो लिखेंगे कि मैं इस कारण से स्कूल से नहीं आ रहा हूं, तो मुझे 1 दिन का स्कूल में अवकाश देने की कृपा करें, ऐसा कुछ लिखते हो क्या? ये चीज़ें होनी चाहिए, बेसिकली चीज़ है, ये आगे जा कर के आपको बहुत मायने रखती है। ये चीज़ है, ये सीढ़ी है, ये मकान की जो हम नींव भरते हैं, अगर मकान की नींव जो है मजबूत नहीं होगी
तो मकान कैसे खड़ा होगा, उसके ऊपर दूसरी मंजिल कैसे बनेगी, तीसरी कैसे बनेगी। जो फर्स्ट जो है आपकी ये नींव है, तो आप इस नींव के अंदर अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त करोगे तो आगे आने वाले जो आपकी उच्च क्लासें हैं उनमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली आप यहाँ पर सीख लिया, उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ी सी पॉलिश होती है, जैसे जूता है, पैरा गंदा हो गया और फुर्स मारा चमक गया। तो ऊंची क्लासों में क्या है, जो बेसिक चीज़ तो आपने यही सीखी है और ये आगे तक का स्तर है जो चलेगा आपका, तो उसके अंदर क्या पॉलिश करने की ज़रूरत है ना। फिर इंग्लिश में भी आ जाएगा, दूसरी भाषा में भी आ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं आस्करण कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरा विद्यालय के शहीद महेश कुमार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भैरूपुरा सीकर और पिन कोड नंबर 332001, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ में क्या लिखना पड़ेगा, वाया सबलूपुरा या NH 52 फतेहपुर रोड सीकर। तो वो चिट्ठी जो आएगी आपके साथ वो मिल जाएगी, उसमें आपका नाम और आपका जो गोत्र है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है एक ही नाम के कई आदमी हों। तो कई बार मैंने देखा, जब मैं इसमें विद्यालय में अध्ययन कर रहा था, तो कई लोगों का जो टीचर्स में सिलेक्शन का चिट्ठी आ रहे थे, कोई और आ रहे थे, तो उसमें एड्रेस कम होने से वो चिट्ठी मिसप्लेस हो गई, उनका टाइम निकल गया और ज्वाइनिंग नहीं कर पाए। तो उसके आपके साथ में, आपके भविष्य के साथ में कुठारघात हुआ। तो उसमें बेसिकली गलती किसकी है, छात्र की है, कि उसने अपना एड्रेस जो है सही तरीके से मेंशन नहीं किया। ये करना बहुत ज़रूरी है। और अभी इतना ज़रूरी कार्य हो गया है, आपके आधार कार्ड, मम्मी का आधार कार्ड, पिता का आधार कार्ड, उनके नाम की स्पेलिंग और वह एक्यूरेट होनी चाहिए। अभी आपको पता नहीं लगेगा, जब आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेंगे और आपका वहाँ सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन में बाद में आपके कागज़ों की वेरिफिकेशन होती है, और जब कागज़ों की वेरिफिकेशन होती है तो उसमें वो नाम मिलाए जाते हैं। आधार कार्ड कुछ बोल रहा है, आप स्कूल में आपकी मम्मी का नाम कुछ है और पिता का नाम कुछ और है, उनकी उम्र कुछ और है, तो आपका कार्य अटक जाएगा। और इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मेरा भतीजा है, छोटे भाई का लड़का बीरबल का विकास, उसका SSB में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन माता का नाम स्कूल सर्टिफिकेट में और आधार कार्ड में अलग अलग था, इस वजह से उसका सिलेक्शन रद्द हो गया। तो कितना वो मेहनत कर रहा था लड़का और कितना उसके साथ में वो हो गया। तो इन चीज़ों का भी आपने सुधार करना है, और आप मैट्रिक से पहले इन कागजों में सारा सुधार आप कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड गलत है तो उसका दोबारा भी एफिडेविट लगा करके आपके कागज़ सही होना चाहिए और ताउम्र तक वही चीज़ होनी चाहिए। आपने जो लिखा दिया आधार कार्ड में आपकी मम्मी की जो डेट ऑफ बर्थ है वही होनी चाहिए। एक रजिस्टर ऐसा हो जिसमें आप उसको लिख लें, अपने पिताजी की उम्र, माताजी की उम्र, आपकी उम्र और आपका एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट सही होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, और कैसे तैसे आप नौकरी भी लगे। और फिर जैसे मैं अब रिटायरमेंट के समय मेरा नज़दीक आ रहा है, तो अभी मेरे जो है कागजों की वेरिफिकेशन होगी, उसमें मिलाप नहीं खाएगा तो पेंशन अधूरी रह जाएगी, बढ़ेगी नहीं, उसको ठीक करा के देना पड़ेगा। तो ये तो मैंने ये बताया। अभी आपकी वार्षिक परीक्षा आ रही है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है उसी के अंदर से सब कुछ आएगा। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान क्लास में दिया और थोड़ा सा होमवर्क में ध्यान दिया है, तो आपकी कोई वजह नहीं है कि आपको 70% कोई काट सके। आज का कंपटीशन इतना भयंकर है। किसी एक छोटी सी जगह कोई वेरिफिकेशन थी, 10वीं के मार्क्स मांगे थे, कोरोना में लोगों का एग्ज़ाम तो दिया नहीं, घर बैठे बैठे ऐसे ही 98 हो गया। अब वो कोरोना वाले 98 वाले जो है लड़कों का सिलेक्शन हो गया, उससे पहले वाले जो 95 थे, 90 थे, उनको नौकरी नहीं मिली। तो ये तो उनकी किस्मत का मामला है। लेकिन अब कंपटीशन इतना हाई लेवल पर हो गया कि बहुत ज़्यादा जो है ऊपर कट ऑफ ऊपर जा रही है। तो आप अच्छा पढ़ें। क्यों, उसका वजह क्या है कि सभी लोग सरकारी नौकरी की तरफ ही भागने की कोशिश करते हैं। अब सरकारी नौकरी एक निश्चित स्केल होती है, 40 बच्चों पर एक टीचर है, तो उसी हिसाब से, उसी रेशो से, उसी अनुपात से वो भर्तियां निकलती हैं। तो सभी आदमी तो
अगर टीचर बनेंगे या सैनिक बनेंगे तो दूसरा कार्य कौन देखेगा? कार्य तो हमें सभी करना पड़ेगा। किसान खेती नहीं करेगा तो अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? इसी तरह से जैसे कारपेंटर है वो अपना काम छोड़ देगा तो ये हमारा काम जो समाज के दैनिक उपयोग में जो सामान आता है उसकी रिपेयरिंग कौन करेगा, उसको कौन बनाएगा? तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार ज़बरदस्ती कभी भी शिक्षा के मामले में नहीं करना है। जब आप उच्च क्लासों में जाते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी हॉबी के अनुसार आपका पसंदीदा विषय क्या है उस विषय को चुनिए, उस पर अच्छी तरह से आप जो है मनन अध्ययन कीजिए और अच्छे अंक ले आइए और उस प्रतियोगिता में आप जो भाग लीजिए। अब लोगों की साइकोलॉजी इतनी चेंज है कि एक बच्चे के ऊपर 1000 बच्चे, 1000 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन करना बहुत ही महाभारत होता है। आप सोचते हैं कि पैसे से गाड़ी होती है, पैसों से नहीं होती है। 5-5 जगह वीडियोग्राफी होती है, उसमें बच्चे को किसी में इतना बच्चों के अंदर टैलेंट होता है कि वो तुरंत बोल देते हैं कि यार ये तो मेरे साथ बैठा था, इसके तो इतने नंबर आए थे, इसको ऐसे कैसे हुआ? तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है। ये धोखाधड़ी वाला काम नहीं है। जिसमें क्षमता होगी, योग्यता होगी, वो बंदा ही नौकरी पा सकता है। इसलिए उस चीज़ को भी आप भूल जाओ, भ्रष्टाचार की तरफ कम ध्यान दो। आपका मेन उद्देश्य है केवल पढ़ाई करना और पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़े हो ताकि अपने माता पिता का सहारा बन सको। ठीक है? तो परीक्षा के अंदर जो भी पेपर आता है, जो आपको प्रश्न अच्छा लगता है, जो आपको आता है, सबसे पहले उसको कीजिए बड़े आराम से। जो प्रश्न आपको आ गए उनको कर दिया। अब जो प्रश्न में आपको थोड़ा सा डाउट लगता है उसको आपको छोड़ दीजिए। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का शहीदी दिवस है। 30 जनवरी को जो है शहीदी दिवस मनाते हैं। उसके लिए सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे, सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे। अपनी नज़रें जो है, इसमें मोर में क्या होता है कि जो दिवंगत आत्मा है उसकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए और दूसरे विचारों को निकाल करके और उस समय पे 2 मिनट के लिए आप जो है सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे और पल के नीचे सावधान 2 मिनट के लिए मौन धारण शुरू कर। प्लेट आराम से सभी बच्चे अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ये जो हमने क्रिया की, ये क्या था? हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि थी, यानी कि उस दिन वो जो है उनकी देह शांत हो गई थी, तो उसके उपलक्ष्य में मनाते हैं। उसकी चर्चा में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, आप सब लोग जानते हैं। तो आपको मैंने बताया कि जो पर्सन पहले आपको विश्वास के आत्मविश्वास के साथ आते हैं, सबसे पहले उन प्रश्नों को कीजिए। प्रश्न संख्या इतना, उत्तर बढ़िया बढ़िया अक्षर में लिखना। इससे क्या होता है, आपकी जितनी सुंदर राइटिंग होगी, जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामर होगा
उसका दिल भी खुश होता है। अगर आपने छोटी मोटी बात 19 या 20 भी लिख दी तो उसकी राइटिंग को देख करके भी उनका दिल पिघल जाता है और आपको अच्छा मार्क से। अगर ढाई का है तो 2 नंबर आपको पक्का मिलता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है और ये चीज़ आगे जा कर के मायना बहुत रखता है। ये आपकी नींव है राइटिंग सुधारने का। तो इसमें आप जो है अपनी राइटिंग को जो है अच्छी तरह से करना है। जो नहीं आता है तो थोड़ा सा मनन करना है। अब हम विद्यालय में आते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। इस देवी का क्या नाम है जो हम प्रार्थना करते हैं स्कूल में आकर के? विद्या की देवी किसको मानते हैं? हाँ, आपने फोटो देखा होगा इसमें अभी गणतंत्र दिवस पर सरस्वती माता है, वह विद्या प्रदायिनी है। इसको हम साक्षी मान करके और उसको याद करके हमारी जो पढ़ाई का दिनचर्या उसको प्रारंभ करते हैं। तो थोड़ा सा आप मनन कीजिए ऐसे और माता का ध्यान कीजिए। आपको क्या है कि ऐसे मनन करने से आपका जो थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर जा रहा है कि फलाने दिन जो है प्रिंसिपल मैम आई थी, ये बात बताई थी, तो आपको याद आ जाएगा। देखिए, ये मोबाइल को भी आपको ऑन करना पड़ेगा, इसका वो करना पड़ेगा, या जो हम टीवी चलाते हैं उसमें चैनल लगाना पड़ता है, एंटीना करना पड़ता है। तो इसी प्रकार ये मानव जो शरीर है इसमें भी एक एंटीना है। उस एंटीना को आप जो है करोगे तो आपको ऑटोमेटिक, वो तो निर्जीव चीज़ है, ये तो निर्जीव है ना, आप तो सजीव है। तो निर्जीव चीज़ जो है, पुरानी बात, एंटीना और डायरेक्शन सब लगा देते हैं, बोलता है, तो आप तो सजीव है, आपको ऑटोमेटिक बोलेगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान करके, और कभी भी मैं आपको एक अनुरोध करता हूँ, नकल की कोशिश कभी मत करना। इससे आपका आत्मविश्वास खोता है और आपको अपने ऊपर जो है भरोसा कम हो जाता है। तो हमेशा आप टीचर्स की मत देखिए, आप अपने आप को देखिए कि मैं कितना पानी में और कितना पानी के बाहर हूँ। अपने आप को आजमाने की कोशिश कीजिए, जितना आपको आता है उतना कीजिए। देखिए, आने वाले भविष्य में आपका जो स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। इस मानसिकता को मत खोना आप लोग, ठीक है ना। जितना आपको आता है उतना बढ़िया से करना है, नकल की कोशिश नहीं करनी है। आप यहाँ तो कर लोगे, आगे कैसे करोगे? बोलने ही नहीं देते, सांस नहीं निकालने देते, है ना। तो यही आप जो है आदत यहाँ पर डालोगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। अभी मेरा आपसे सभी से अनुरोध है कि आपको अपने आप का ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान, और हमारी जो भारतीय संस्कृति है जो प्राय विलुप्त हो रही है, क्योंकि हमने ज़्यादा मॉडर्न बन गए ना, ज़्यादा शिक्षित हो गए, इसलिए हमारी जो संस्कृति थी उसको हम छोड़ करके विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। और विडंबना ये देखिए कि भारतीय संस्कृति को विदेशी लोग ज़्यादा मान रहे हैं और आप लोग कम मान रहे हैं। एक तो माँ को माई कहना, मोम कहना, मम्मी कहना, पिताजी को डैड कहना, इसका अर्थ बताऊं मैं आपको क्या होता है? DAD, डेड मानी मर गए। डैड तो तुम पहले ही कर दिए पिताजी को। हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं था डैड मोम। मोम का क्या मतलब होता है? मोमबत्ती होती है ना, जलाते हो, जलाते पंगल करके नीचे खत्म हो गया, दिस इज। तो आपके माता पिता खत्म हो जाएंगे, आपका पालन पोषण कौन करेगा? बताइए मुझे। तो ये शब्द हमारे भारतीय संस्कृति और संस्कार के अंदर नहीं है। माता पिता हमारे भारतीय संस्कृति में जो है, और उसका सम्मान होना चाहिए और आनंद भी आता है, ठीक है ना। इसका मैं कभी शाब्दिक अर्थ और बताऊंगा तो लोग अपनी मर्जी के अनुसार अपने चाहने वाले व्यक्ति के नाम पर इस प्रकार के नाम का घोषित कर दिया और हम उसको लेकर के दे। कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल चला, वो सिस्टम हमारे भारत का हो गया है। तो हमें पुनः हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति के अंदर जाना है। अभी मुझे कोई बताएगा कि भगवान है या नहीं है, और भगवान क्या है, कैसे बनता है भगवान, कैसे मानते हैं उसको? भगवान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? GOD, गॉड यानी भगवान। हो गया? ऐसे ही तो कहते हो ना, मानते हो ना अब कि हाँ भगवान है।
लेकिन मानते इसलिए हैं कि उनके गुणों की पूजा करते हैं, उनके कर्मों की पूजा करते हैं। वो हमारे समाज के अंदर इस प्रकार अच्छा कार्य किया था, इसलिए हम उनको मानते हैं। अभी मैं आपको इन तीनों शब्दों का विश्लेषण करके बताता हूँ। जी फॉर जनरेटर। जनरेटर देखा है, शादी ब्याह में आता है जनरेटर, देखा वो क्या करता है? करंट उत्पन्न करता है। उसमें तेल पानी डाला, आपने स्टार्ट किया तो जनरेट करता है, उत्पन्न करता है। क्या चीज करता है? करंट उत्पन्न करता है। हो गया। दूसरा हो गया ओ का मतलब होता है ऑपरेटर। जैसे ये व्यक्ति अभी ये ऑपरेटर कर रहा है, इस मोबाइल को ऑपरेट कर रहा है ना। और डी फॉर मानी डिस्टर्ब, जो फालतू चीज है उसको फेंक देना या उसको रास्ते लगा देना। अब दूसरी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। जी फॉर जनरेटर मानी आपके माता पिता। आपके माता पिता के सहयोग से आप पैदा हुए, तो पैदा करने वाले कौन हुए? माता पिता। ओ फॉर ऑपरेटर। ऑपरेट कौन कर रहा है आपको? जब आप बड़े हुए, आपके लिए कपड़े ले, आपके लिए किताब ले, आपको स्कूल में डाला, ये ऑपरेटिंग कौन कर रहा है? माता पिता। डी फॉर डिस्टर्ब, यानी कि आप कुछ गलती करके जाते हैं तो आपके माता पिता आपको डांटते हैं। डांटते नहीं डांटते? तो ये तीनों चीज किस में आ गई? माता पिता में आ गई। तो माता पिता से बढ़कर के कोई इस दुनिया में भगवान नहीं है। माता पिता ही आपका भगवान है, क्योंकि उन सब चीजें। अब इसके दूसरी तरीके से मैं आपको समझाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही चीज है, लेकिन कार्य इनके अलग अलग इसलिए हैं। देखो, प्रिंसिपल मैडम है, वाइस प्रिंसिपल मैडम है, दूसरे अन्य टीचर्स हैं। इस पूरे विद्यालय को संचालित करने के लिए इतना स्टाफ लगाया, तब चल रहा है ना। क्या एक आदमी चला सकता? इनकी अलग अलग ड्यूटियां हैं। वैसे ही इस पूरे संसार को, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, महेश ऑपरेटिंग करते हैं। ऑपरेटिंग का मतलब है जो पैदा हो गए उनके खाने पीने की जो व्यवस्था करता है। जो भी इस संसार में पैदा होता है, जीव जंतु कभी भी, तो वो भूखा कोई नहीं सोता। सबको समय के अनुसार कुछ न कुछ मिलता ही है, ठीक है ना। तो आपको तो मिलता है तो माता पिता के द्वारा मिलता है। और शिव जी जो इस समाज के अंदर, जो ये संसार बना है, इसके अंदर अनीति अधर्म जो करता है, उसको ठिकाने लगाने का काम किसका है? शिव जी का है। जैसे हम गलती करते हैं, हमारे माता पिता हमें डांटते हैं, तो मेन मुद्दा कहाँ पर आ गया? आपके माता पिता से बढ़कर के कोई भगवान नहीं है, वही आपके भगवान है। इसका मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दूं। शिव जी के गणेश जी और कार्तिक, ये दो पुत्र थे। दोनों में ये होड़ मच गई कि पहले मेरी शादी करो, पहले मेरी शादी करो, और बुद्धिमान कौन है। तो उनकी परीक्षा दोनों माता पिताओं ने ली कि जो पहले इस पूरे संसार का भ्रमण करके आ जाएगा, उसी की शादी पहले कर दी जाएगी। तो उसके कार्तिक के पास में तो मयूर था इनका वाहन, और गणेश जी के पास वैसा भी मोटा शरीर था, और चूहा उनका जो है छोटा सा वो उनका वाहन था। तो वो कहाँ जा पाते? तो मयूर को लेकर के उड़ गया, लेकिन गणेश जी ने सोचा, बुद्धि लगाई, दिमाग लगाने की चीज़ है ये। इसी प्रकार आप परीक्षा के अंदर भी अगर आपने थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर दिया तो भूले हुए प्रश्न आपको याद आ जाएंगे और आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। तो गणेश जी ने क्या किया? मन में विचार किया कि भाई मेरे माता पिता है तो मेरे भगवान है, तो मैं दूसरे संसार का चक्कर लगा करके क्या करूं? माता पिता के चरणों में 67 तीर्थ बताए। जितने भी संसार के तीर्थ हैं सब माता पिता के चरणों में। तो मैं संसार का फालतू में भ्रमण क्यों करूं? उनके आगे गणेश जी ने अपने माता पिता के साथ परिक्रमा काटी और बैठ के आराम से मस्ती से खा रहा है लड्डू जय सिया राम। अब वो आ गए, दूसरे प्रतियोगी भी आ गए, और शिव जी ने पूछा, बेटा तू तो गया ही नहीं। बोला, पिताजी मुझे जाने की क्या जरूरत है, मेरे लिए तो आप ही संसार हैं, आप ही भगवान हैं, आपके अलावा कौन है संसार में मेरा? मैंने आपकी पद रक्षणा कर दी, आपकी परिक्रमा कर दी। अब वहाँ पर बुद्धिमान हो गया। इसलिए हमारे इस भारतीय संस्कृति में सर्वप्रथम पूज्य कौन हुए? गणेश जी। गणेश जी हुए ना, गणेश जी की पूजा करते हैं ना। शादी हो, कुछ भी हो,
करते हैं ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभः निर्विघ्नं कर्मदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले गणेश जी की स्तुति करते हैं कि मेरा ये जो कार्य है बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाए, ऐसी प्रार्थना करके हम कार्य को करते नहीं करते। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। कोई भी आपके घर में काम होता है तो माता पिता को, क्योंकि आप यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आप जो है होना चाहिए। और आपका कर्तव्य है अपने माता पिता का सम्मान करना, बड़े बुजुर्गों का, दादा दादी का सम्मान करना, ईश्वर में विश्वास रखना, ठीक है ना, और गुरुजनों का आदर सम्मान करना। मुझे एक डायलॉग याद आ गया कि बच्चों को टीचर ने बताया कि बेटा धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बता दिया कि इसको आपको धूम्रपान, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए, ये जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसी प्रकार जो है अब टीचर, जो छात्र था, उसके मन में भी विचार, थोड़ी देर बाद में देखा टीचर जी साइड में होकर के बीड़ी फटाफट पी रहे हो, धुआं निकालें रेल के इंजन की तरह से। तो आपके मन में ये विचार आ गया कि गुरुजी तो पी रहे हैं, मेरे को मना कर रहे हैं। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, जो गुरुजन बताते हैं वो आपके फायदे के लिए बताते हैं, आपके नुकसान के लिए नहीं बताते हैं। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, ऐसी उनकी कोई गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जिससे धूम्रपान करने से उनके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत फायदा हो, वो परिस्थिति उम्र के अनुसार होती है। लेकिन जो वो बात बताते हैं आपके भले के लिए बताते हैं, उसे ग्रहण करना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बात आई समझ में? इन चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को ग्रहण करना है आप लोगों ने। और सब जगह है, हर आदमी का कर्तव्य बना हुआ है। टीचर्स का अलग है, छात्र का अलग है, प्रत्येक ग्रामवासी का अलग है, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका सबका कर्तव्य अलग अलग होता है। और अपने अपने कर्तव्य, अपने अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह अगर हम करें तो कोई वजह नहीं है कि मेरे इस भारत देश को, देश का सर्वोच्च स्थान ना मिले या हम विश्व गुरु ना बने। ये हमारी भारतीय संस्कृति में ताकत है कि हम विश्व गुरु बनने की ताकत रखते हैं। अन्य किसी देश में इस प्रकार की प्रथाएं, इस प्रकार के संस्कार नहीं है। तो अपनी अपनी ड्यूटी, अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए आदमी को। टीचर्स का भी वही कर्तव्य है, उनकी बच्चों को सही समय पर पढ़ाना, सही समय पर क्लास में जाना, आना, बिठाना, समझाना। और बच्चों का ये कर्तव्य है कि मैं टीचर आए या नहीं आए, मॉनिटर किस लिए बनाते हैं? क्लास में एक मॉनिटर होता ना मॉनिटर का काम है कि जिस टीचर्स की क्लास है, मान लो सामाजिक की क्लास है, वो टीचर नहीं आए हैं तो प्रिंसिपल मैडम से जा करके मिलना कि मैडम आज वो मैडम तो नहीं आई है, लेकिन इसी पीरियड के अंदर कौन सी क्लास का सब्जेक्ट, तो मैडम क्या है कि दूसरी व्यवस्था करेंगे और नेक्स्ट जो है विषय का जो आपको टीचर आकर के आपको पढ़ा देगा। तो ये कर्तव्य भी तो आपका बनता है। अब प्रिंसिपल मैडम को पूरी स्कूल की जवाबदारी है, पूरा संचालन देखना है। आप लोग बताओगे नहीं आपके क्या तकलीफ है तो मैडम को कैसे पता लगेगा? तो ये बताने की ड्यूटी आपकी है। उसके बाद में अगर मैम कार्रवाई नहीं करती है तो मैडम का फाल्ट है। तो इस प्रकार से हमारे समाज की कड़ी जुड़ी हुई है। तो इस कड़ी को सुचारू रूप से चलाने का हम सब का कर्तव्य है, हम सब का दायित्व है। तब जाकर के आप स्ट्रांग होंगे, आपका परिवार स्ट्रांग होगा, आपका समाज स्ट्रांग होगा, और आपका प्रांत स्ट्रांग होगा, और आपका देश स्ट्रांग होगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि सबलपुरा स्कूल के अंदर ऐसे ऐसे बच्चे जिनका खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन रहा, पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन रहा, बहुत अच्छी चीज़ें उनको वो मिली हैं। और जो पिछले दिनों आपने गणतंत्र दिवस पर जो ये प्रथाएं रखी है, ये क्या है, एक मोटिवेशन है। जो इन्होंने भामाशाह सम्मान समारोह रखा, उससे क्या है कि दूसरे लोग भी मोटिवेशन होते हैं। एक को देख करके एक प्रोत्साहित होता है कि यार आज अगर मेरा भी कुछ दिया होता तो आज मैं भी स्टेज पर आकर के रुमाल बांधता। तो ये प्रक्रिया को चालू करने के लिए और इस संस्था को चलाने के लिए
भाई कुछ लोग और मोटिवेट होते, कुछ पैसा आते तो आपका जो पानी की मोटर खराब हो रखी है वो ठीक होती। तो इस वजह से ऐसा प्रोग्राम भी होना चाहिए और उनका मान सम्मान भी होना चाहिए, ताकि दूसरे आदमी भी जुड़े और वो भी अपने को आनंदित महसूस करें। जो दान जो है भामाशाह हैं देते हैं, तो उनका सम्मान भी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, शरीर से कोई सुंदर नहीं होता है, शरीर से कोई सुंदर नहीं होता है। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार और उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है, बाकी सब बकवास है। ऊपर बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, जितने नेता लोग देख रहे हैं आप लोग, सफ़ेद पहन के झकाझक परहेज करके आते हैं, लेकिन जितने वो सफ़ेद हैं उतने काले हैं, उतने उनके काले विचार हैं। समाज का भला नहीं करते वो। समाज के अंदर बदलाव क्यों नहीं आ रहा? अमीर को जरूरत नहीं, मध्यम में फुर्सत नहीं और गरीब में हिम्मत नहीं। जिसको करना चाहिए वो आदमी करता नहीं है, इसलिए आज हमारे समाज की ये दुर्दशा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर आदमी की जवाबदारी है, अगर मनुष्य जीवन में आप आए हैं, चाहे वो सामाजिक आदमी हो, चाहे राजनीतिक आदमी हो, चाहे किसान हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे विद्यार्थी हो, सब अपने अपने ड्यूटी का अच्छी तरह से निर्वहन करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हमारा देश जो है विश्व गुरु बनने से कोई रोक सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समय समय पर आप लोगों के बीच में आता रहूँगा। बहुत बातें पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा लेकिन पूरी नहीं होंगी। अगर एक एक लड़के से मैं इसके पूछूं, इनका एड्रेस पूछूं, कोई भी लड़का मुझे नहीं लगता है कि एक दो को छोड़ करके बता पाए। तो आपका एक तो एड्रेस मालूम होना चाहिए, आपको एड्रेस किस प्रकार से अप्लीमेंट करते हैं ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और अच्छी आप पढ़ाई कीजिए। आप भी आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप जो है अपनी वार्षिक परीक्षा की फुल तैयारी कीजिए और अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते अच्छी पढ़ाई करके और अपने पैरों पर खड़े होने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत।